बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। जैसा कि आपको पता है हमने इकोलॉजी 2 चैप्टर कम्युनिटीज़ एंड इकोसिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देख ली थी, लाइक कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या है, कीस्टोन स्पीशीज़ क्या है, डोमिनेंट स्पीशीज़ क्या है, कम्युनिटी जो टेम्पोरल जो स्ट्रक्चर है वो क्या हम उससे मुराद लेते हैं, फिर इवन कम्युनिटी डाइवर्सिटी या उसकी रिचनेस क्या होती है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कम्युनिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं या उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल निश। निश बेसिकली जो है एक प्रॉपर्टी है, एक बहुत ख़ास पहलू है कम्युनिटी के हवाले से। निश बेसिकली एक किसी भी पर्टिकुलर स्पीशी के लाइफस्टाइल को कहते हैं। Ecological niche is an important concept of community structure. The niche of any species include all the attributes of an animal's lifestyle, where it looks for food, what it eats, where it nests, and what conditions of temperature and moisture it requires. तो सारी चीज़ें जो एक एनिमल की लाइफस्टाइल में इंक्लूडेड हैं वो सारी बेसिकली उसकी इकोलॉजिकल निश कहलाती हैं। Measuring and plotting the tolerance range of an animal for environment factors allows the construction of a multi-dimensional image that describes how an animal functions in a community. तो अगर हम इकोलॉजिकल निश उसकी ग्राफिकल फॉर्म में हम उसकी प्लॉट करने की कोशिश करें तो एक मल्टी डायमेंशनल हमें जो इमेज प्रोवाइड करेगी, क्योंकि उसमें कोई एक फैक्टर इंक्लूडेड नहीं है बल्कि उसके सारे फैक्टर जिसमें उसकी फूड की अवेलेबिलिटी, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, उसकी नेस्टिंग साइट्स, उसकी सारे लाइफस्टाइल, उसमें इवन एबायोटिक फैक्टर्स जो उसके इंक्लूडेड हैं वो सारे मैटर करते हैं। जैसे ये हमें फिगर बता रही है द निश एज अ मल्टी डायमेंशनल स्पेस, यानी इसमें कोई एक पैरामीटर नहीं है जो कि निश के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। उसमें टेम्परेचर, लाइट, फूड अवेलेबिलिटी और बहुत से ऐसे रिसोर्सेज जो कि एनिमल के लाइफस्टाइल में काउंट करते हैं। तो हमें एक मल्टी डायमेंशनल फिगर जो है वो उसकी अचीवमेंट होती है अगर हम निश को ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। Theoretically, competition results when the niches of two species overlap. फिर क्योंकि हम निश कह रहे हैं कि एक स्पीशी का लाइफस्टाइल है, अगर कोई 2 या 3 या 4 या एक कम्युनिटी के अंदर उससे भी ज़्यादा कम्युनिटी जो एग्जिस्ट करती हैं स्पीशीज़, उनके आपस में कॉम्पिटिशन्स भी अराइज करते हैं। तो इसमें मुराद क्या है इसकी बेसिकली कि कॉम्पिटिशन की वजह से एक स्पीशी की जो निश है वो दूसरी स्पीशी के साथ ओवरलैप कर सकती है। किस तरह ओवरलैप करती है कि फ़र्ज़ करें फूड रिसोर्सेज हैं, उनमें दोनों स्पीशी का कंपटीशन होता है। एक ही फूड रिसोर्स है जिसके ऊपर दोनों का जो है वो कोशिश है कि उसके ऊपर डोमिनेट करें और उसको वो अचीव करें। तो इस तरह से वो पैरामीटर एक दूसरे को ओवरलैप कर सकता है। सिमिलरली दूसरे पैरामीटर्स जो कि टेम्परेचर हैं या मॉइस्चर हैं या फूड अवेलेबिलिटी, नेस्टिंग साइट्स, मेटिंग बिहेवियर्स, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। निश ओवरलैप में बी रिड्यूस्ड इफ़ द कॉमन रिसोर्स डिवाइडेड इन स्पेसिफिक वेज। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर रिसोर्स एक ही है, एक ही जगह मौजूद है, एक ही फूड रिसोर्स अवेलेबल है या कोई भी दूसरा फैक्टर जो कि दोनों शेयर कर रही हैं स्पीशी, तो उसमें स्पेसिफिक वेज में उसको डिवाइड किया जा सकता है। जैसे हमने वॉबलर्स के बारे में एग्जांपल पढ़ी हुई है कि एक ही दरख्त के ऊपर जो स्प्रूस ट्री है उसकी डिफरेंट एरियाज़ को, डिफरेंट ब्रांचेस को ऑक्यूपाई करके अपने अपने एरियाज़ को डिवाइड कर सकते हैं, रिसोर्स को आपस में बांटा जा सकता है। इसकी वजह से निश की जो ओवरलैपिंग है वो रिड्यूस की जा सकती है। दिस मैकेनिज्म इज़ कॉल्ड द निश डाइवर्सिफिकेशन, यानी एनिमल्स जब आपस में एरियाज़ को डिवाइड कर लेते हैं, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ख़ुद को, तो उसको हम निश डाइवर्सिफिकेशन का नाम देंगे। यानी बेसिकली उसने लाइफस्टाइल के अंदर थोड़ी सी डाइवर्सिटी पैदा की है, थोड़े अपने एरियाज़ को जो है वो उसको लोकेट कर लिया है या उसके अंदर वर्सेटिलिटी लाया है। ऑल्दो द निश कॉन्सेप्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्वान्टिफाई, यानी हम उसको लफ्ज़ों में या गिनती में नहीं ले सकते क्योंकि एनिमल का लाइफस्टाइल डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर। इवन एक जो सीज़न है उसके अंदर कुछ और तरह से बिहेव करती है एक एनिमल स्पीशी, और जैसे ही सीज़न चेंज होता है उसके पैटर्न्स, उसके लाइफस्टाइल्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसको हम क्वान्टिफाई नहीं कर सकते। इट इज़ वैल्यूएबल फॉर परसीविंग कम्युनिटी स्ट्रक्चर। तो इसको बहरहाल हम ये है कि कम्युनिटी को डिस्क्राइब करते हुए, कम्युनिटी का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हुए इसको हम बेसिकली यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस टर्म को, निश को। इट इलस्ट्रेट्स दैट कम्युनिटी मेंबर्स टेंड टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन रिसोर्स यूज़। तो इसमें यह है कि नॉर्मली जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट एनिमल्स जो हैं एक ही जगह पे रहते हैं, सर्वाइवल उनका एक ही जगह पे, जब एक ही फ़ज़ा में, एक ही माहौल में, एक तरह के रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो आपस में बेसिकली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे से कंपटीशन जो है उसको बेसिकली अवॉइड कर रहे होते हैं नेचुरली। दे टेंड टू पार्टीशन द रिसोर्सेज रादर दैन कम्पीट फॉर दैम। The niche concept is also helpful for visualizing the role of an animal in the environment. तो बेसिकली हम जब निश को पढ़ते हैं उसकी वैल्यूज़ हमें इस तरह से अहमियत बेसिकली हमारे लिए है कि उसमें हम एक एनिमल का पर्टिकुलर रोल उस एनवायरनमेंट में दूसरे एनिमल्स के लिहाज से और उसके एबायोटिक एनवायरनमेंट के लिहाज से कैसा है, तो ये निश की स्टडीज़ हमें बेसिकली इसमें हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कम्युनिटी स्टेबिलिटी का।
बॉटनी में भी आपने सक्सेशन के नाम से और इस तरह की जो सक्सेशनल सीक्वेंसेस हैं उनकी जो सीरीज़ हैं वो पढ़ चुके होंगे। एनिमल्स में भी उसी चीज़ को हम सक्सेशन के ही नाम से पढ़ेंगे। कम्युनिटी स्टेबिलिटी से मुराद क्या है कि एक बैरन एरिया जहाँ पे पहले कोई नाम निशान नहीं है लाइफ का, आहिस्ता आहिस्ता उसमें कुछ चेंजेस आती हैं और पायनियर स्पीशीज़ आकर उसको ऑक्यूपाई करती हैं, वहाँ पे थोड़ा सा बिल्डअप करती हैं एक लाइफ स्टाइल। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है, एबायोटिक फैक्टर्स भी इंक्रीज़ होते जाते हैं और अल्टीमेटली जो है वो एक स्पीशी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह से जियोलॉजिकल इवेंट्स और कुछ क्लाइमेट्स के चेंज होने की वजह से रिसोर्सेज भी डेवलप करते जाते हैं और अल्टीमेटली आपको लगता है कि एक इलाका जो पहले बहुत पहले एक बंजर था, एक रेगिस्तान था, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्सिटी पैदा हुई, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेज जो है वो दूसरी स्टेज में कन्वर्ट होती जाती है। अल्टीमेटली ये आपको सक्सेसिव स्टेजेस नज़र आती हैं। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी स्टेबिलिटी में। एज विद द इंडिविजुअल्स कम्युनिटीज़ आर बॉर्न एंड दे डाई, यानी जैसे हम एक इंडिविजुअल को देखते हैं कि वो पैदा हुआ है, बढ़ा है, ग्रो किया है, उसने अपनी उम्र गुजारी है और फिर उसकी डेथ हुई है, सिमिलर पैटर्न पे कम्युनिटीज़ भी पहले पैदा होती हैं, मैच्योर होती हैं, फिर उसके बाद अल्टीमेटली वो ख़त्म हो जाती हैं और या उनकी जगह कुछ और ले लेता है स्ट्रक्चर। बिटवीन दोज इवेंट्स इज़ अ टाइम ऑफ कॉन्टीन्यूअल चेंज, यानी इसमें हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ हमेशा कोई ना कोई चेंज, कोई ना कोई सक्सेसिव स्टेज आती रहती है। सम चेंजेस इन द लाइफ ऑफ अ कम्युनिटी आर नॉट परमानेंट। इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल्स बेसिकली अगर वहाँ एक जो है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट प्रिवेल कर रहा है, स्पेसिफिक टेम्परेचर है, मॉइस्चर के कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी ख़ास क्लाइमेट है जो कि एक स्पीशी के लिए फेवरेबल है, हो सकता है कि कुछ साल बाद, कुछ 100 साल बाद, जो कुछ हज़ार साल बाद वो क्लाइमेट चेंज हो जाए, उसके टेम्परेचर और मॉइस्चर वैल्यूज़ या उसके एबायोटिक फैक्टर्स वो ना रहें जो पहले थे, तो उसके अंदर जो रहने वाली स्पीशी हैं वो भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है पहले जो रहती थी स्पीशीज़ उनके लिए कुछ और वेरिएबल्स थे जो उनके लिए ऑप्टिमल थे। अब वो एबायोटिक फैक्टर्स चेंज हुए हैं तो वो सूटेबल नहीं रहे पहले वाली स्पीशीज़ के लिए, वो चेंज हो गए हैं, तो साथ साथ स्पीशी का जो लेवल है वो एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि नई स्पीशीज़ ने उसकी जगह ले ली है। These include the next generation replacing the current one and seasonal fluctuation in the abundance of some animals। तो इसमें यही है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें चेंजेस आती ही रहती हैं, वो परमानेंट नहीं होते, हमेशा के लिए नहीं होते। अदर चेंजेस हावर आर परमानेंट एंड डायरेक्शनल। सम परमानेंट चेंजेस आर द रिजल्ट ऑफ क्लाइमेटिक एंड जियोलॉजिकल इवेंट्स, यानी कुछ ऐसी भी चेंजेस आती हैं जिनको हम कहते हैं ये परमानेंट है। कुछ ऐसे क्लाइमेटिक इवेंट्स होते हैं, कुछ जियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, जैसे वोल्केनो एरप्शन हो गई या ऐसे तूफ़ान या कुछ ऐसी एकदम ड्रास्टिक चेंजेस आती हैं एनवायरनमेंट में और वो ही प्रिवेल करती हैं, फिर उसके आगे जाकर टोटली एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, तो ये परमानेंट या डायरेक्शनल चेंजेस कहलाती हैं। मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स, तो उसमें कुछ जो इवेंट्स ऐसे हैं जिसका डायरेक्ट ताल्लुक एनिमल्स के साथ या प्लांट्स के साथ होता है कि जैसे जैसे उनमें चेंज आती है कम्युनिटी का स्ट्रक्चर उनकी वजह से बदलता जाता है। द लेटर आर इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड डाइवर्सिटी। अब इसमें बेसिक रोल जो हम पढ़ेंगे वो एनिमल्स के रेफरेंस से होगा या प्लांट स्पीशीज़ जो वहाँ पे बेसिकली लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कम्युनिटी के अंदर। द डोमिनेंट मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी ऑफन चेंज द कम्युनिटी इन प्रिडिक्टेबल वेज इन अ प्रोसेस कॉल्ड सक्सेशन। डोमिनेंट मेंबर्स आइदर आप प्लांट्स की सक्सेशन पढ़ें या फिर एनिमल्स की पढ़ें, उसमें जो डोमिनेंट स्पीशी मेंबर्स होते हैं जो कि एक कम्युनिटी का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे होते हैं और अपने निचले सारे मेंबर्स जितने भी दूसरे स्पीशी मौजूद हैं उनको डिटरमिन करते हैं कि वो कौन कौन सी स्पीशी वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी। तो बेसिकली डोमिनेंट स्पीशी के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्हिसार हो रहा होता है उसके कम्युनिटी के स्ट्रक्चर का। डोमिनेंट स्पीशी चेंज होगी, ऑटोमेटिकली सक्सेशन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। कम्युनिटीज़ में बिगिन इन एरियाज़ नियरली डिवॉइड ऑफ लाइफ, यानी कम्युनिटीज़ आमतौर पर ऐसी जगहों पे शुरू होती हैं। आगाज़ कभी भी जो है वो किसी कम्युनिटी का ऐसे एरिया से होगा जो नियरली लाइफ के बगैर होगा, पहले वहाँ पे लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जो लाइफ का ओरिजिन है हमें नज़र आना शुरू होगा। फॉर एग्जांपल जियोलॉजिक इवेंट्स सच एज द रिट्रीट ऑफ अ ग्लेशियर मे फॉर्म अ डीप न्यूट्रिएंट पुअर लेक। अब क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं किसी भी कम्युनिटी के फॉर्मेशन का, हम एग्जांपल लेते हैं कि एक ग्लेशियर के रिट्रीट की वजह से, यानी ग्लेशियर वहाँ पे जो है वो नहीं रहा, ख़त्म हो गया, या उसके अदरवाइज़ जो है वो पीछे से राब्ता मुनक़ता हो गया या पानी की फराहमी ना रही, तो हमारे पास एक ऐसी लेक की फॉर्मेशन होती है दैट इज़ न्यूट्रिएंट पुअर।
दिस लेक हावर विल नॉट रिमेन इन इट्स अर्ली पोस्ट ग्लेशियल कंडीशन फॉर एवर, यानी ग्लेशियर पिघलने के बाद वो जो लेक की फॉर्मेशन हुई है हमेशा वो ऐसी नहीं रहेगी जैसे उस वक्त फॉर्मेशन उसकी हुई थी। न्यूट्रिएंट दैट कैन सपोर्ट द न्यू लाइफ वॉश इनटू द लेक फ्रॉम सराउंडिंग हिल साइड्स। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो साथ के करीबी इलाके हैं, साथ वाली हिल्स हैं, उनमें से भी कुछ ना कुछ सेडिमेंटेशन के थ्रू, कुछ ना कुछ पानी के साथ साथ वाटरफॉल्स के थ्रू या इस तरह चश्मे बह बह कर उस लेक का हिस्सा बनेंगे और आसपास से दूसरे इलाकों से भी मुख्तलिफ तरह के न्यूट्रिएंट्स और मुख्तलिफ तरह की जो एलिमेंट्स हैं वो उस लेक के अंदर ऐड होते जाएंगे। द फर्स्ट कम्युनिटी टू बिकम एस्टेब्लिश्ड इन एन एरिया इज़ कॉल्ड द पायनियर कम्युनिटी। फिर हम उस एरिया में देखेंगे कि उस लेक के अंदर जो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स जिनका वजूद आता है उनको हम पायनियर कम्युनिटी मेंबर्स का नाम देते हैं। इधर वो प्लांट भी हो सकते हैं या एनिमल स्पीशीज़ भी हो सकती हैं या बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो पायनियर हैं वो आगाज़ करने वाले होते हैं किसी भी कम्युनिटी का। उसके बाद डेथ, डिके एंड एडिशनल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द शोर प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स फॉर दैट फर्दर एनरिच द लेक। उसके बाद वही पायनियर स्पीशीज़ के कुछ मेंबर्स जो हैं वो अपनी एज पूरी करने के बाद उनकी डेथ हो गई, डिके हो गया, ये भी ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा कर देता है बॉटम में। इसी तरह से आसपास की जगहों से भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है जो कि लेक का एनवायरनमेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता एनरिच होता जा रहा है। उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की फराहमी, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉबेबिलिटी है कि मुख्तलिफ दूसरे एलिमेंट्स भी उसमें ऐड हो सकते हैं, नई नई स्पीशीज़ भी आ सकती हैं और वहाँ पे स्टे कर सकती हैं। एनिमल्स फॉर एग्जांपल लेक ट्राउट दैट रिक्वायर्स डीप कोल्डर वाटर्स कैन नो लॉन्गर सर्वाइव। उसके बाद कुछ ऐसा टाइम आएगा कि वो लेक जो है, जो पहले पोस्ट ग्लेशियर लेक थी, पोस्ट ग्लेशियर का मतलब है कि वो ठंडा पानी था, उस टाइम पे लेक ट्राउट उसमें एग्जिस्ट कर सकती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा टाइम आया कि वो डीप कोल्डर वाटर जो है वो ख़त्म हो गए और उस तरह से मॉडरेट टेम्परेचर हो गया उस लेक का, जो कि लेक ट्राउट को नहीं सहार सकता था या उसको अपने अंदर नहीं रहने दे सकता, क्योंकि इनका बेसिकली हैबिटेट ही कोल्ड वाटर्स हैं। तो ट्राउट वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकती थी, ये स्पीशी जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी उसमें से, और कोई दूसरी स्पीशी जो कि मॉडरेट टेम्परेट वाटर के अंदर रहने वाली है वो ओरिजिनेट कर जाएगी। एंड द स्पीशीज़ दैट लिव इन द वार्मर शैलोअर वाटर्स रिप्लेस दैम। Over thousands of years, the lake fills with organic matter and inorganic sediments। यानी उसके बाद हज़ारों साल गुजर गए, लेक का एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज हो गया, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी भी बढ़ गई, इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्स आसपास से जो ऐड हुए थे वो भी उसका एक एनरिच्ड मीडियम बन गया। इवेंचुअली व्हाट वाज वंस अ लेक ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ मार्श। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि हो सकता है कि वहाँ पर लेक जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, गर्मी की वजह से, एवेपोरेशंस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है उसमें कम होना शुरू हो जाए। अल्टीमेटली वो एक मार्श यानी दलदल की सूरत इख्तियार कर ले, फिर वो दलदल में से भी पानी खुश्क होता जाए, दैट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फील्ड एंड फाइनली अ फॉरेस्ट। उसके बाद एक जो आहिस्ता आहिस्ता पानी की कमी की वजह से वो फील्ड में डेवलप करे, और फिर फील्ड में क्योंकि वहाँ पे नीचे उसके रिसोर्सेज तो मौजूद हैं, कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्स हैं, तो वो प्लांटेशन को अच्छी तरह सहार सकती हैं और वो एक फॉरेस्ट में डेवलप कर सकती हैं। ईच सक्सेशनल स्टेज इज़ कॉल्ड अ सीरल स्टेज। इसमें हर एक जो स्टेज गुजरी है, हर एक स्टेज से क्या मुराद है? पोस्ट ग्लेशियल लेक, देन लेक से वार्मर लेक, वार्मर लेक से फिर आपके पास मार्श आई, मार्श के बाद फील्ड और फील्ड के बाद फॉरेस्ट। ये जितनी भी स्टेजेस गुजरी हैं, हर स्टेज को हम एक सीरल स्टेज या सीयर का नाम देंगे। एंड द एंटायर सक्सेशनल सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीयर। Succession occurs because the dominant life form of a seer gradually make the area less favorable for themselves but more favorable for the organisms for the next successional stage। इसमें हमने यही देखा है कि जैसे जैसे सक्सेशन होती है, सक्सेशन से मुराद क्या है कि एक जो स्टेज है वो दूसरी स्टेज में आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म होती जाती है। तो सक्सेशन की हर स्टेज के साथ हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जो डोमिनेंट लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन अपने बाद आने वाली किसी दूसरी स्पीशी के लिए वो फेवरेबल कंडीशंस पैदा कर देती है। तो ख़ुद वो अपने लिए लेस फेवरेबल कंडीशंस बनाएगी और अपने आगे किसी भी दूसरी स्टेज के लिए, किसी भी दूसरी जो स्पीशी है उसके एग्जिस्टेंस को, उसके सर्वाइवल को अच्छा बना देगी। द फाइनल कम्युनिटी, द फॉरेस्ट इन दिस एग्जांपल इज़ द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अब हमारे पास एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप कर गई है जिसको हम फॉरेस्ट कह रहे हैं, और फॉरेस्ट एक स्टेबल कम्युनिटी हम उसको कह सकते हैं, इसमें बहुत जल्दी चेंज नहीं आने वाली। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी अल्टीमेट कम्युनिटी डेवलप कर गई है जिसमें रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे मौजूद हैं, इसमें डाइवर्सिटी भी आ सकती है एनिमल्स और प्लांट्स के रेफरेंस से। तो इसको हम एक ऐसी अच्छी जो है वो अचीव्ड स्टेज कह सकते हैं जिसको हम क्लाइमैक्स का नाम दे रहे हैं। क्लाइमैक्स कम्युनिटी, इसको हमने कह दिया फॉरेस्ट को, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सीरियल स्टेजेस दैट प्रीसीडेड इट। यानी ये अपने से पहले गुजरने वाली सारी स्टेजेस से डिफरेंट है। जिसको हम कह रहे थे कि वो पहले लेक थी, कोल्डर लेक, देन वार्मर लेक, देन मार्शेस, देन फील्ड एंड देन
आखिरी अल्टीमेटली जब फॉरेस्ट आया है तो फॉरेस्ट जो है वो बेसिकली अपने पहले वाली जितनी भी स्टेजेस थी प्रीसीडिंग स्टेजेस उनसे डिफरेंट है। इट कैन टॉलरेट इट्स ओन रिएक्शंस, यानी इसमें जो भी तब्दीलियाँ आएंगी ये आहिस्ता आहिस्ता उनको अपने अंदर अब्सॉर्ब करता जाएगा। इसमें ज़्यादा टॉलरेंस मौजूद है पहली वाली स्टेजेस के मुकाबले में। एक्यूमुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइफ एंड डेथ नो लॉन्गर मेक द एरिया अनफिट फॉर द इंडिविजुअल्स लिविंग देयर। तो इसमें चेंजेस तो आती रहेंगी, यानी एक ऑर्गेनिज्म आएगा, ज़िंदगी गुजारेगा, उसकी डेथ हो जाएगी, दूसरे तो हर एक जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इस कम्युनिटी की या डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं इस कम्युनिटी के, उनमें लाइफ और डेथ के सीक्वेंसेस चलते रहेंगे। लेकिन ये इस तरह की टॉलरेबल कम्युनिटी है कि इसमें अनफिटिंग नहीं होगी किसी भी स्पीशी के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो है वो आप ये नहीं कहेंगे कि आज ये साजगार है और कल साजगार नहीं होगा। तो ये हमारे पास बेसिकली देर पा आप कह सकते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की एग्जांपल आ सकता है। क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ फिट यूजुअली हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एंड हाई स्पीशी डाइवर्सिटी। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी हम जैसे किसी भी फॉरेस्ट की एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें इनॉर्मस नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स भी हो सकता है और इसी तरह से सेम सिचुएशन एनिमल्स के हवाले से भी होती है। तो इसमें डाइवर्सिटी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। स्पीशीज़ ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ टेंड टू बी केस सिलेक्टेड। वही बात है कि केस सिलेक्शन से मुराद बेसिकली हम पढ़ चुके हैं कि केस सिलेक्शन एक ऐसा सिलेक्शन है जो कि ग्रेजुअली टाइम गुजरने के साथ साथ एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ साथ अपने आप को एडजस्ट करने का नाम है। तो इस बेसिकली जो फॉरेस्ट की कम्युनिटी है दैट इज़ हाईली स्टेबल केस सिलेक्टेड कम्युनिटी। द स्टेबिलिटी ऑफ अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी जनरली डिपेंड्स ऑन द स्टेबल एनवायरनमेंट ऑल्दो मॉडरेट शॉर्ट लिव्ड डिस्टर्बेंसेस आर टॉलरेटेड। यानी छोटी बड़ी या थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ तो आती रहती हैं लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दैट इज़ अ स्टेबल एनवायरनमेंट जो कि हर एक चीज़ को अपने अंदर अब्जॉर्ब करने की और अपने साथ रखने की कैपेसिटी रखता है। Succession is an area that did not previously support a community is called the primary succession। यानी वो सक्सेशन जिसमें हम कह रहे हैं कि एक बंजर एरिया से एक बैरन एरिया से स्टार्ट हुई थी, वेदर वो हमारे पास एक पोस्ट ग्लेशियल स्टेज थी जो कि एक लेक में डेवलप हुई, एक ऐसा हिली एरिया था जहाँ पे पहली बार लेक की फॉर्मेशन हुई थी और पहली बार लाइफ का एग्जिस्टेंस हुआ था, या सिंपली हम कोई रेगिस्तान ले सकते हैं, उसमें कोई वेजिटेशन मौजूद नहीं है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कंडीशंस फेवरेबल हुई और वहाँ पे पहली दफ़ा लाइफ का एग्जिस्टेंस हुआ। इस सक्सेशन को हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कम्युनिटी ऑन अ न्यूली एक्सपोज्ड स्ट्रेच ऑफ अ सैंडी बीच और अ न्यू वॉल्केनिक आइलैंड। यानी एक नया एनवायरनमेंट जहाँ पे डेवलप हुआ, जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कंडीशंस फेवरेबल हुई और वहाँ पे ज़िंदगी वजूद में आई, तो हम उसको प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे। दूसरी सक्सेशन को हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन से मुराद क्या है कि पहले भी वहाँ पर कुछ ना कुछ आबादी, कुछ ना कुछ वहाँ पे वैल्यूज़ थी लाइफ की, एकदम वो ख़त्म हो गई और फिर उसके बाद दोबारा से लाइफ का एग्जिस्टेंस वहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो वो हम उसको सेकेंडरी स्टेज कहेंगे। सक्सेशन ऑल्सो मे अकर इन द एरियाज दैट प्रीवियसली सपोर्टेड अ कम्युनिटी बट वेयर सम आउटसाइड डिस्टर्बेंस लाइक फायर अपसेट द प्रीवियस कम्युनिटी। यहाँ पे पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी, कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस जिसने ऑल टुगेदर उस लाइफ को वहाँ पे ख़त्म तो नहीं किया लेकिन उसको बहुत हद तक डिस्टर्ब कर दिया था। तो फायर वो फैक्टर हो सकता है, पानी हो सकता है, मुख्तलिफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि प्राइमरी जो कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद थी उसको उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। उसके बाद दोबारा से जब लाइफ का एग्जिस्टेंस आता है वहाँ पर तो उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन, दिस काइंड ऑफ सक्सेशन इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी सक्सेशन। इट अकर्स मोर रैपिडली दैन द प्राइमरी सक्सेशन। तो इसमें प्राइमरी सक्सेशन जितना टाइम नहीं लगता, अगर वहाँ पे ज़िंदगी दोबारा आए, एनिमल्स और प्लांट्स और मुख्तलिफ जो लिविंग एंटाइटीज़ हैं वहाँ पर डेवलप करें, तो सेकेंडरी सक्सेशन में ज़्यादा जल्दी कर लेंगी क्योंकि वहाँ पे पहले से ही कुछ ना कुछ आसार मौजूद थे, बिकॉज सम ऑर्गेनिजम्स आर ऑलरेडी लिविंग देयर। तो उसमें सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो ज़्यादा जल्दी प्रोसीड करती है, ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस करती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन।